अगर देखिए कोई चीज कंप्यूटराइज है तो हम कंप्यूटर किसी भी चीज को कंप्यूटराइज क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व हो जा रही है या हमारी लाइफ बेटर हो जा रही है ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, कोई भी चीज को कंप्यूटराइज कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो आप कि ये चीज अगर कंप्यूटराइज हो गई है तो हमारा काम आसान हो गया। डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स आप बता सकते हैं कि देखिए ये कंप्यूटराइज है और ये कंप्यूटराइज होने से चीजें हमारे लिए आसान हो गई। सपोज द ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है आजकल एंड ऑनलाइन मार्केटिंग एंड एवरीथिंग हाँ which is तो like much easier to like we can sit at our homes and we can buy stuff. हाँ हाँ, और So बताइए, और एग्जांपल कोई और so बताइए it's क्या like ऐसे। building of apps and websites, everything. हाँ, अगर जैसे ना रेलवे रिजर्वेशन है, मान लो अगर ये ऑनलाइन नहीं होता तो कैसे करते आप रेलवे रिजर्वेशन, अभी ऑनलाइन है ना, अगर ये ऑनलाइन नहीं होता तो हम क्या करते, जहां से हमें जाना है ना, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जहां एंड कर रहे हैं, स्टार्ट जर्नी और एंड जर्नी, तो हम दो जगह यहाँ से वहां का फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि कितनी सीट्स अवेलेबल है, और यहाँ से वहां ही बस जा पाते। पर ये चीज अगर कंप्यूटराइज है तो हम क्या हो रहा है, यहीं बैठे बैठे किसी भी जगह से किसी भी जगह का रिजर्वेशन कर पा रहे हैं, अगर चीजें सेंट्रलाइज है ना, तो वो सेंट्रलाइज है तो आसान हो गया हमारे लिए, वेदर फोरकास्टिंग, बिल्कुल सही है ना। तो हम ये कंप्यूटराइज करने से क्या हो रही है, चीजें हमारी लाइफ में आसान हो जा रही है। तो हमको ये सीखना है बेसिक्स कि ये कंप्यूटराइज करेंगे कैसे, क्या बेसिक्स स्टेप्स है ना, और कैसे थिंकिंग करनी है। मेन सी सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स के सीखने का पर्पस है कि हमें प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आए, किसी भी एक प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है तो उसके लिए थिंकिंग कैसे होगी, कैसे स्टेप्स फॉलो करेंगे ना। आपके लिए दो पर्पस के हैं, क्योंकि आप सभी कॉलेज में हैं। तो आपका है पहला कि कैंपस में पूछा जाता है सी सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स ना, तो आप इसलिए पढ़ते हैं। और दूसरा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको बेसिक्स और लॉजिक समझ में आते हैं इस लैंग्वेज में, कि किसी भी, हम तो कोई छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो प्रॉब्लम आपको आपके जॉब में नहीं मिलेगी, जॉब में तो दूसरी प्रॉब्लम मिलेगी, लेकिन ये छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं उससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, और वही कॉन्सेप्ट फिर कल को बड़े में लगते हैं। अगर हम कहें ना तो प्रोग्राम कहें, तो अगर डेफिनेशंस कहें आपको मालूम है तो बताइए बेटा, क्या डेफिनेशंस होगी प्रोग्राम की। बहुत इजी सिंपल सी डेफिनेशंस हमेशा लिखी जाती है ना, कि किसी भी चीज को हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं तो प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। तो प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम की क्या डेफिनेशंस होगी। So set So of it is basically set of instructions. हाँ, अगर एक सिंपल स्टेप्स में कहा तो एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में हम क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम्स कहेंगे। आज बेटा फर्स्ट डे है तो मैं बिल्कुल बेसिक्स बताऊंगा। आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें मालूम हो और कई चीजें ऐसी होगी जो नहीं मालूम होगी, हमको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से किसी से अभी कुछ भी नहीं बनता है, चलेगा ऐसा बेटा। yes. ये प्रोग्रामिंग की फर्स्ट Yes, क्लास sir. है, ये प्रोग्रामिंग की आपकी फर्स्ट क्लास है। हो सकता है आपसे पहले से कुछ पढ़ा है, हो सकता है कुछ नहीं पढ़ा है। जैसे ही मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा तो तब तो मैं, जब सी ना, आज नहीं होगा, आज तो अपन सी के बेसिक्स देखेंगे। जैसे ही प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी ना तो तब भी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ना, आप कुछ थोड़ा सा पुराना पढ़े हैं तो उसको भूल जाओ, अभी मत याद रखो ना, कुछ दिन बाद याद करना, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चल सकूं। हाँ, जो जरूरत है, उस प्रोग्रामिंग के लिए जरूरत है, उसके पहले मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ। तो एक सिस्टम जैसे हो ना, एक प्रॉपर वे में चल सके, इसके लिए मैं ये सोच के चलता हूँ कि हमको अभी नहीं बनता। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आपको मालूम है तो आंसर दीजिएगा, नहीं बनते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना उस पे। तो आसान से हम एक डेफिनेशंस कहें तो प्रोग्राम्स होंगे हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम कह रहे हैं। शुरुआत से अगर हम चलें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो पार्ट्स में लिखते चलेगा मेरे साथ। पहला है प्रोग्राम्स, क्या हो गए हमारे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ना, अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। स्टार्टिंग में बात करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। एक है लो लेवल लैंग्वेजेस
और एक है हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये दो तरह की हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो अगर हम कहें ना, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये लो लेवल लैंग्वेजेस थी हमारी। लो लेवल लैंग्वेजेस को और दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है मशीन लेवल लैंग्वेज और एक है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। अगर हम कहें फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमारी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी मशीन लेवल लैंग्वेजेस। ये हमारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है तो हर चीज आप 0 1 के फॉर्म में लिखते हैं ना। आपने सुना होगा कंप्यूटर्स क्या समझते हैं, 0 1 समझते हैं, हर चीज जो है वो 0 1 में करते हैं। तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमारी है मशीन लेवल लैंग्वेज। और मशीन लेवल लैंग्वेजेस में अगर आपको कुछ भी वर्क करना है तो हर चीज आप 0 1 के फॉर्म में लिखेंगे, साथ में आपको हार्डवेयर की जरूरत होगी। हर चीज हम 0 1 के फॉर्म में लिखेंगे, साथ में हमें हार्डवेयर की जरूरत है। बेटा अगर लिख लेंगे तो थोड़ा ना थम्स कर दीजिएगा कि हो गया, नोट कर लिया करके। तो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज में हमें अगर कुछ भी वर्क करना है तो हर चीज 0 1 के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए। तो अभी वो पेज छोड़ दीजिए, आप जिस पेज में अभी आपने नोट किया ना वो पेज छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट पेज से लिखिएगा जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ। नेक्स्ट पेज से लिखिएगा नंबर सिस्टम हेडिंग लिखिए, नंबर सिस्टम। सर आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। ठीक है बेटा। बाकी बेटा बाकी बताइए, बाकी बाकी आ रही है साउंड की नहीं आ रही है? आ रही है सर। हाँ, एक मैं अपने एंड से भी देख ले रहा हूँ। नो सर, क्लियर नहीं आ रही। हाँ, रुक जाइए बेटा ना। यस सर। अभी बेटा अभी साउंड क्लियर है? यस यस सर। हाँ ना, हेडिंग लिखिएगा नंबर सिस्टम करके, वो पेज छोड़ दीजिए बेटा, नेक्स्ट पेज से लिखिएगा। अभी उस पेज को हम फिल करेंगे, नेक्स्ट पेज से लिखिए नंबर सिस्टम। हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। मैथ्स में जो भी हम या कंप्यूटर के पहले हम जो पढ़ रहे हैं, तो जो हम नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो है वो 10 है। बेस 10 है मतलब टोटल 10 नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, 0 to 9। आपको अगर कोई भी नंबर लिखना है तो आप 0 से 9 से लिख सकते हैं। ये नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम हम कहते हैं। पर कंप्यूटर ये नंबर सिस्टम नहीं यूज करते हैं। कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं बेटा? बाइनरी। हाँ, कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम ना, कंप्यूटर ये डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं यूज करते हैं। कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? वन। हाँ, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है
और डेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास 0 और 1 होते हैं, ये दो ही डेटा होते हैं। तो कंप्यूटर ने एक नया नंबर सिस्टम बनाया है जिसको हम कह रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। अब आप बताओ बेटा कि बाइनरी नंबर सिस्टम ही क्यों यूज करते हैं, बाइनरी क्यों? यही तो फंडामेंटल है ना कंप्यूटर्स का हमारा, कि कंप्यूटर में आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखें, चाहे आप टेक्स्ट लिखें, चाहे आप इमेजेस करें, चाहे वीडियोस हैं, कुछ भी हो, अंदर जो है वो इंटरनली जो है वो सब 0 1 के फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है अंदर। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों यूज कर रहे हैं वो? जो लगता है वो आप बताइए बेटा, सही गलत पे मत जाइए, आप अंदाजा लगाओ कि क्या हो सकता है जिसके कारण ना, आपको पहले से नहीं पता है पर आप अंदाजा लगाइए कि क्यों बाइनरी, क्यों, यही क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछने। कंप्यूटर्स में ये क्यों का रोल बहुत ज्यादा है। सर क्योंकि कंप्यूटर को वो 2 या 8 की पावर पे कन्वर्ट करके बाइनरी सिस्टम के नंबर्स को समझ सकता है और कंपाइल करता है, तो हाँ उससे। नहीं, और बैक है, और बैक है, और कुछ, बिल्कुल स्टार्टिंग का क्वेश्चन है ये। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे। कंप्यूटर की डेफिनेशंस आपने सुनी होगी ना, क्या डेफिनेशंस देते हो कंप्यूटर की डेफिनेशन? इसको और ब्रेक करते हैं, चलो, कंप्यूटर कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, आप स्टार्टिंग ऐसे ही करते ना, कंप्यूटर क्या है, कैसे है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो सिग्नल्स है ना, यहाँ सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स हैं, पल्स हैं। तो सिग्नल्स जो होते हैं ना, सिग्नल्स के दो ही स्टेट होते हैं, हाई या लो। इसी को आप क्या कहते हैं, ऑन और ऑफ। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है सब चार्ज के फॉर्म में हो रहा है, सिग्नल्स जा रहे हैं। तो सिग्नल्स जा रहे हैं तो सिग्नल्स के दो ही स्टेट होंगे, ऑन और ऑफ, या हाई या लो। तो आपको क्या करना है, कोई भी चीज इन दो फॉर्म में ही लिखनी है, ऑन और ऑफ के फॉर्म में। तो इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग के दो डिजिट ले लिए, और ये स्टार्टिंग के दो डिजिट क्या बता रहे हैं, आपके ऑन और ऑफ को बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो जीरो होता है ये किस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जीरो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और वन जो है ये ऑन, है ना, ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो कुछ भी वहां स्टोर करना है या जो कुछ भी प्रोसेस करना है वो सब चार्ज के फॉर्म में, सिग्नल्स के फॉर्म में होने हैं। तो सिग्नल्स के दो स्टेट हैं, इसलिए नंबर्स भी क्या ले लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, दो ले लिए, स्टार्टिंग के दो दो नंबर्स ले लिए। तो जीरो बता रहे हैं ऑफ स्टेट को, और वन बता रहे हैं किसको, ऑन स्टेट को। तो इसलिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं। डेसिमल के 10 की जरूरत नहीं है, 10 में से सिर्फ 2 से काम चल जाएगा, ऑन और ऑफ से हम सारी वर्किंग कर लेंगे यहाँ पे। तो इसलिए कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। आप ये बोलोगे ना कि ऑन और ऑफ है, सिग्नल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो दो स्टेट्स रहेंगे। डिफरेंस बता सकते हो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर हमें किसी लेमन को, सामान्य व्यक्ति को अगर हमें समझाना है कि कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रिकल है और कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक है, तो हम किस तरह से बताएंगे? एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, हमको किसी ना नए पर्सन को बताना है कि कोई चीज इलेक्ट्रिकल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या डिफरेंस रखेंगे हम? फैन कैसा है बताओ बेटा, फैन जो है वो कैसी डिवाइस है? साउंड आ रहा है आपको? इलेक्ट्रॉनिक। फैन, फैन इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिकल है बेटा। फैन, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप अंदाजा लगाओ। फैन जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है।
बहुत माइन्यूट, हाँ फैन माइन्यूट। और कंप्यूटर को टच भी करेंगे तो उसमें करंट नहीं आएगा, मतलब हाँ इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। हाँ तो हाँ वापस बताइए प्रज्ञा, थोड़ा साउंड नहीं आया। ठीक बोल रहे हैं आप। इलेक्ट्रिकल डिवाइस में क्या होता है? सर उनको सर एक में करंट लगता है और उसमें नहीं लगेगा, हाँ उनको इसी को टच हम कर दूसरा, सकते हाँ हाँ इसी को हम कहें तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वो हाई वोल्टेज पे काम करती है ना। जो हाई वोल्टेज पे काम कर रही है मतलब उसमें करंट लग सकता है। अगर आप फैन को ना इंटरनल अंदर छूओगे तो करंट लग जाएगा। पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है वो लो वोल्टेज पे काम करती है ना। हाई लो वोल्टेज का डिफरेंस है। इधर पे उतना शॉक नहीं लगेगा ना। ऊपर जो है अगर फैन को छुएंगे तो शॉक लगेगा। जो हाई वोल्टेज पे वर्क कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और जो लो वोल्टेज पे काम कर रहे हैं वो हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे प्रज्ञा बोले अगर हम टच करेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, लगेगा भी तो हल्का लगेगा ना, हल्का है। हाई वोल्टेज नहीं है इसलिए कम कम करंट लगेगा। ये आसान डिफरेंस अगर किसी को हमें बताना है तो हम ऐसे आसान डिफरेंस बताते हैं। बहुत बार हमको मालूम नहीं रहता, हम बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेते हैं, छोटी चीजें कई बार हमें याद नहीं रहती है, हम स्किप कर जाते हैं। दूसरा देखो, तो पहली चीज हमें समझ में आ गई कि इंटरनली जो कुछ होना है वो सब किस में होना है, 0 1 के फॉर्म में होना है। दूसरा वहां पे टर्म्स लिखा था मैंने हार्डवेयर। आपको हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए। क्या होते हैं हार्डवेयर? कंप्यूटर्स में आप दो टर्म्स सुने होंगे, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है ना। पूरे कंप्यूटर्स इन दो टर्म्स में ही है। तो हार्डवेयर क्या होते हैं अर्णव? सर हार्डवेयर सर कीबोर्ड माउस ये सब सर, मॉनिटर हो गया सर, मतलब जो हाँ टच कर सके जिनको। हाँ हाँ और So कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, physical devices which we can touch. हाँ फिजिकल डिवाइसेस हैं। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हाँ ओके ना। आप बेटा नाम एचपी, अपना प्रॉपर नाम लिख ली ना बेटा, एच ऐसा मत लिखो एचपी। हार्डवेयर क्या हो जाएंगे हमारे यस सर, हाँ यस ना, कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं, शॉर्ट में एच डब्ल्यू लिख रहे हैं। पार्ट्स या कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर, जिनको आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। कुछ नाम लिखे मैंने कि हार्डवेयर के मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू, है ना, ये कुछ नाम लिखे हैं। इसके अलावा और बताओ और क्या होते हैं हार्डवेयर, जो मैंने कुछ लिखे हैं लिखते चलिएगा। एक प्रॉपर नोट्स आपके पास रहेगा, इससे ना इसको लिखते चलिए। मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क, रैम, और क्या क्या होते हैं हार्डवेयर? फ्लोटर, हाँ फ्लोटर, और गेम वगैरह खेलते हैं तो जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जॉयस्टिक। हाँ जॉयस्टिक होता है। अच्छा ये बताओ हार्डवेयर जो है वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड मतलब बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि अनंत ना। बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, अपन काउंट कर सकते हैं 10 20 30 इतने हैं हार्डवेयर। कितने हैं हार्डवेयर जो है, वो बहुत ज्यादा नहीं है ना। नाम आपसे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे नहीं है। हार्डवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर्स के पार्ट्स या कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो। इन सबको हम टच कर सकते हैं, ये हमारे हार्डवेयर। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर क्या होंगे, हमारे एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स है जिनको हम टच नहीं कर सकते। हाँ ये दो कैटेगरी में पूरा कंप्यूटर साइंस है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर से हो गए पार्ट्स या कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर क्या हो गए, एप्लीकेशंस, प्रोग्राम हो गए, प्रोग्राम है ना, जिनको हम टच नहीं कर सकते। अब ये बहुत ज्यादा है ना, अनंत नहीं है, बहुत ज्यादा है। जो आप C++, पाइथन, बहुत सारे हैं ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर। मैंने कुछ कुछ के नाम लिखे यहाँ पे। C++, पाइथन, VC++। का मतलब है विजुअल C++। जो विंडो पे प्रोग्रामिंग है वो VC++ वाली प्रोग्रामिंग है जो आप विंडोज देखते हैं। VC++, जावा, ओरेकल, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हो गए एप्लीकेशंस, प्रोग्राम, प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन।
तो ये हमारे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। अभी यूज होगा बेटा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजें अभी आगे जैसी अभी जरूरत पड़ेगी ना तो यूज होगा, तो टर्म्स आप याद रखते जाना कि क्या है। एक और तीसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं फर्मवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये तो हमारे कॉमन हम सुनते हैं बहुत। तीसरा टर्म्स होता है फर्मवेयर। इसका एग्जांपल बता सकते हो बेटा, फर्मवेयर क्या होते हैं? फर्मवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे तीसरे होते हैं फर्मवेयर करके। फर्मवेयर ये कम यूज होता है इसलिए ना उतना हमें याद नहीं रहता। सुना है बेटा आपने ये टर्म्स? सर आई थिंक बायोस। हाँ, रोम बायोस जो है। फर्मवेयर क्या होगा? मिक्स फॉर्म है, दोनों का मिक्स फॉर्म। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो मिक्स फॉर्म है वो हमारा क्या कहलाता है? फर्मवेयर कहलाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिक्स फॉर्म ये हमारा क्या कहलाते हैं? फर्मवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल है रोम चिप या रोम बायोस करके। अंदर एक चिप है ना, रोम चिप या रोम बायोस कहते हैं। इस चिप में बूटिंग प्रोसेस लिखी हुई है। तो एक हार्डवेयर, एक चिप है मतलब क्या हो गया? हार्डवेयर है। और उस हार्डवेयर के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रोग्राम लिखा हुआ है कि सिस्टम को कैसे स्टार्ट करना है। तो सिस्टम को कैसे स्टार्ट करना है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो बूटिंग प्रोसेस है वो रोम चिप में लिखी हुई है। रोम का मतलब क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। तो जैसे आप सिस्टम खरीदते हो तो ये रोम चिप पहले से लगी हुई आती है। तो रीड ओनली है, आप इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आपने पावर ऑन किया, जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो ये वाला प्रोसेस रन होता है जिसको हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस सुना होगा ना आपने, बूटिंग वर्ड। कंप्यूटर साइंस में किसी भी चीज के जो नाम दिए गए हैं कई बार बहुत सोच समझ कर नाम दिए गए, क्योंकि कंप्यूटर बहुत बाद में डेवलप हुआ। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत पहले था, तो उधर पे जब किसी का नाम देना था ना तो बहुत थिंकिंग नहीं की गई। यहाँ पे थिंकिंग की गई। तो ये जो बूटिंग वर्ड आपने सुना है ना, ये बूटिंग वर्ड जो है जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप प्रोसेस। जैसे ही आप कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं ना तो ये प्रोग्राम रन होता है, जो बूटिंग, जिसको हम बूटिंग प्रोसेस कर रहे हैं। ये बूटिंग प्रोसेस करता क्या है? सारे हार्डवेयर को चेक करता है और कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। अब तो कंप्यूटर बहुत फास्ट हो गए तो आपको पता नहीं चलता। पहले क्या होता था? टाइम लगता था, तो हमको समझ में आता था कि हाँ बूटिंग हो रही है। जैसे ही विंडो की स्क्रीन दिखी ना, मतलब इसका काम खत्म हो गया, ये बूटिंग का काम खत्म हो गया। बूटिंग प्रोसेस का काम है सारे हार्डवेयर को चेक करना है कि प्रॉपर है कि नहीं, सही है कि नहीं। अगर गलत होंगे तो बीप का साउंड देते हैं, बीप के साउंड से आपको बताते हैं कि एरर है करके। तो वो चेक करना क्या कहलाता है? हमारी बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। तो ये जो बूटिंग वर्ड है ये बूट से बना है। बूट मतलब शूज। इससे उन्होंने क्या किया? सिमिलरिटी करके ये वर्ड बनाया। मतलब बूटिंग वर्ड बनाने के लिए उन्होंने थिंकिंग किया और सोचा कि किसी से इसको है ना अलाइन किया जाए। आपने अगर पहले कभी नहीं सुना है तो अंदाजा लगाओ कि कैसे कैसे बना, कैसे इन्होंने कनेक्ट किया। बूटिंग का मतलब है स्टार्टअप, स्टार्टअप प्रोसेस। तो वो बूट से बनाया उन्होंने, बूट वर्ड से। बूट है शूज आपके। आप बताओ शूज कब पहनते हो आप? पहले पहनते हो कि आखिरी में पहनते हो? सर लास्ट में। लास्ट में। शूज पहनने के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है? शूज पहना और फिर क्या करेंगे हम? चलने को तैयार हो गए ना, अब रुकते नहीं है ना, सब तैयारी हो गई, सब तैयारी, सब रेडी टू तैयारी। वर्क। हाँ, रेडी टू वर्क। बस वो वर्ड को उन्होंने, उस वर्ड से इसको कनेक्ट किया। तो ये क्या कह रहे हैं? बस सिस्टम अब स्टार्ट होने को तैयार है। तो वो वर्ड बूटिंग जो है बूट से उन्होंने लिया है कि बस अब स्टार्ट होने को तैयार है।
अब ऑन ना वर्किंग के लिए अब स्टार्ट होने को तैयार है। तो उस बूट से वर्ड क्या बनाया उन्होंने, बूटिंग वर्ड बनाया। बूट से बूटिंग वर्ड बन गया। तो कई वर्ड्स ऐसे थे जिनको बनाने के लिए उन्होंने बहुत थिंकिंग की, और कई वर्ड ऐसे हैं ना, बीच बीच में हम पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आज एक दो बस आपको बता रहा हूँ। एक और आपने वर्ड सुना होगा डिबर्गिंग करके। कई वर्ड एक्सीडेंटली बन गए, इधर कोई थिंकिंग नहीं की गई ना। किसको कहते हैं बेटा अपन डिबर्गिंग? बहुत कॉमन वर्ड है कंप्यूटर में, डिबर्गिंग। ना आप सुनते हो ना, हम डिबग कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? The process of identifying and removing errors from computer hardware. हाँ, इतनी एग्जैक्ट स्पेलिंग बता है। एर, हाँ, एरर, एरर सही है, करेक्ट है। एरर फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिबर्गिंग कहते हैं। हाँ, कुछ भी एरर्स हो रही है, उस एरर को फाइंड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं। रिमूव कर रहे हैं तो डिबर्गिंग है ना, और ढूंढ रहे हैं तो बग है। तो डिबगिंग जो है ना, ये डिबग से बना है। डिबग को और हम करें ना तो बग, बग से बना है। बग मतलब काइंड है, या हिंदी में कहें तो कीड़ा है। तो आप सोचो कोई एरर आती है तो कीड़ा थोड़ी ना मिलता है जिसको आप दूर करने की कोशिश करते हो। बग, बग से बना है ना। डीबग, बग को हटा रहे हैं तो डीबग, और डीबग को और बड़ा कर दिया तो डीबगिंग हो गया। तो अगर कोई एरर आई तो हम उसको बग नहीं कहते कि कीड़ा मिल गया हमको। तो ये जो वर्ड है ना, ये एक्सीडेंटली मिला है आप। अभी जो आप कंप्यूटर यूज करते हो ना, इसको हम क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं। पीसी मतलब है पर्सनल कंप्यूटर। ये 1981 में बने। किन्होंने कब बना? आईबीएम कंपनी ने बनाया। और इसमें क्या यूज होने लगे थे, आईसी यूज होने लगे थे, इंटीग्रेटेड चिप्स यूज होने लगे थे। इसके पहले जो पीसी के पहले जो था, कंप्यूटर्स जो थे वो मैक्सिमम मैकेनिकल डिवाइस से बने होते थे, इस तरह से नहीं रहते थे। और ना होम यूज के लिए वो होता था ना, वो साइंटिस्ट वगैरह यूज करते थे, और साइज में बहुत बड़े बड़े होते थे। ये जो वर्ड है तब जनरेट हुआ, मतलब पीसी आने के पहले वर्ड, ये वर्ड जनरेट हुआ कि बहुत बहुत बड़े बड़े साइज में कंप्यूटर्स थे। और तब जो भी हम काम करते थे ना, पंचिंग करके करते थे। मैकेनिकल है, मैकेनिकल चीजें से चीजें बनी हुई है, तो पंचेज होकर चीजें, कोई भी चीज का आउटपुट हमको मिलता था। पर छोटे छोटे से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते थे शुरुआत में, तब की बात है ये। तो दो पंचेस के बीच में एक बग आ गया था। तो बग आने से क्या हो गया, उस सिस्टम रुक गया कि जहाँ पे पंचेस हो रहे हैं, वो दो पंचेस के बीच में बग आ गया। तो जो प्रिंट होना है या जो प्रोसेस होना है, वो प्रोसेसिंग बंद हो गई। तो बग आया, तो बग को हटा रहे हैं, तो नाम क्या दे दिया, डीबग। और वो नाम हमेशा के लिए पड़ गया। अब बग नहीं आता है, लेकिन नाम एक बार हो गया तो वैसा बन गया वो नाम उधर पे। तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड कोई सोच समझ के नहीं बनाया गया, ये वर्ड एक्सीडेंटली बना। अब जो हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो सब ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, और सब में सर्किट्स लगे हैं। पहले ऐसे नहीं रहते थे, पहले दूसरे रहते थे। लास्ट एक और बता रहे हैं, ये आप जानते हो पहले से। तीसरा एक और वर्ड है ना, कौन सा है, वायरस। ये क्या होता है बेटा? थोड़ा सा ना अपन फैमिलियर हो जाए करके मैं आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। कंप्यूटर्स में आप सुनते हैं ना, मोबाइल पे भी अब तो वायरस मिलते हैं, आपको वायरस आते हैं। वायरस क्या होते हैं? A virus is a piece of code which infects the computer systems. Or हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है? it is a software. सॉफ्टवेयर ना, सॉफ्टवेयर है ना। किसने बनाया था पहला वायरस? अपने पड़ोस में बना था पहला वायरस। अच्छा, कहाँ? नहीं, उस तरफ नहीं, इस तरफ भी देखा करो। ना, हर चीज उस तरफ वाले नहीं डेवलप करेंगे ना, अपने दूसरी तरफ भी तो है ना, ऊपर दो पड़ोसी है ना। रशिया। हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा नीचे आओ। हाँ, देखो किसी को विश्वास नहीं होता है कि ये लोग भी कुछ नया मंगोलिया। बना सकते। हाँ, मंगोलिया। अरे नहीं बेटा, नीचे तो आओ। और बाजू में अपने पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान है सर। हाँ, मतलब पाकिस्तान है। पाकिस्तान है, नीचे श्रीलंका है। बस 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 वही। बस, बस पाकिस्तान है।
अच्छे काम के लिए बनाया था, गलत काम के लिए नहीं बनाया था। वायरस कुछ और नहीं है, वायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम है ना, जो सिस्टम को खराब कर रहा है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर कॉपी बार बार उसने क्रिएट कर दिया तो आपकी हार्ड डिस्क फिल हो गई ना, या उसने क्या कर दिया, आपकी जो कंप्यूटर्स में फाइल रखी है उसका पहला लेटर हटा दिया। जब भी हम कुछ डिलीट करते हैं तो ऐसे ही होता है, फर्स्ट लेटर हटाते हैं बस, वो बाकी वो हार्ड डिस्क में रखा रहता है जब तक आप उसको परमानेंट डिलीट नहीं करते हो। तो आप फर्स्ट लेटर हटा देते हो तो अब आप उसको सर्च करोगे तो वो मिलेगा नहीं। तो पहले क्या होता था कि इतना ज्यादा कंप्यूटर का यूज तो होता नहीं था, छोटी मोटी चीजें होती थी जिसको कंप्यूटराइज करते थे, और वो आपने अगर किसी को बना के दे दिया तो वो सालों वो उसको यूज करते रहते थे। काम रिपीट कैसे आए हमारे पास, तो वो रिपीट के लिए उन्होंने सोचा है कि हम जब इनको सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, ये जो भी हमसे मांग रहे हैं, तो हम उसमें क्या करें, साथ में कुछ ऐसा प्रोग्राम भी जोड़ दें कि बीच बीच में कुछ समय बाद वो खराब हो, कुछ तो गलत हो, वो गलत होगा तो वो हमारे पास आएंगे, तो वो ठीक करेंगे तो क्या होगा, रिपीट बिजनेस होता रहे। ये सोचकर ना उन्होंने प्रोग्राम्स बनाया जिसको हम क्या कह रहे हैं, वायरस कह रहे हैं। और वो धीरे धीरे फिर वो बढ़ता चला गया, तो वो जो पाकिस्तान के जो लोग थे वो ये सोच के बनाए कि रिपीट ऑर्डर हमको मिले, कोई चीज खराब करें करके नहीं बनाए थे। लेकिन अब ये बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन गई है कि पहले वायरस आता है, फिर उसका एंटीवायरस आता है, फिर वायरस आता है, एंटीवायरस आता है, चलता रहता है सब। तो वापस हम लौटते हैं जहां से मैंने शुरू किया था बेटा, कि पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज, ये हमारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें अगर आपको कुछ भी वर्क करना है तो हर चीज आपको 0 1 के फॉर्म्स में लिखना पड़ेगा, और आपको हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए। हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए मतलब मॉनिटर क्या होता है से काम नहीं चलेगा, मॉनिटर का इंटरनल पूरा वर्किंग पता होना चाहिए कि मॉनिटर कैसे काम करता है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपने कोई प्रोग्राम लिख लिया तो वो जो प्रोग्राम होता है वो मशीन डिपेंडेंट होता है वो प्रोग्राम। हाँ, अंदाजा लगाओ क्या मतलब होगा मशीन डिपेंडेंट, मतलब आपने एक प्रोग्राम बनाया मशीन लेवल लैंग्वेज, वो प्रोग्राम है मशीन डिपेंडेंट। अगर किसी एक कंप्यूटर में बनाया हमने तो उसको किसी दूसरे कंप्यूटर में ले जाएंगे तो चलेगा क्या वो, किसी एक कंप्यूटर पे बनाया हमने उसे तो दूसरे कंप्यूटर पे वो प्रोग्राम चलेगा क्या, अगर वो प्रोग्राम किस लैंग्वेज का है, मशीन लेवल लैंग्वेज का है। अब आप नहीं पढ़ते हैं लेकिन कोर पार्ट जिनको पढ़ना होता है ना, उनको ये सब जरूरत पड़ती है मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये नहीं चलता बेटा, जिस कंप्यूटर पे आप बनाओगे ना वो उसी कंप्यूटर पे चलता है प्रोग्राम, किसी और कंप्यूटर पे नहीं चलता प्रोग्राम, क्योंकि आप डायरेक्ट कोड लिखते थे, तो हर सिस्टम का डायरेक्ट कोड अलग अलग होता है। तो हमने इतनी मेहनत करके प्रोग्राम बनाया तो वो प्रोग्राम क्या होता था, उसी सिस्टम पे चलता था। ये बिल्कुल शुरुआत की बात थी। फिर क्या किया, दूसरी लैंग्वेज बनाई, दूसरी लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या किया, एक काम खत्म कर दिया, क्योंकि 0 1 में लिखना हमारे लिए टफ है, तो 0 1 में नहीं लिख रहे हैं, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, कीवर्ड्स यूज करने लग रहे हैं। निमोनिक्स कहते हैं इसको, कि अगर आपको ऐड करना है तो ऐड ऐड करके आपने एक निमोनिक्स एक कीवर्ड बना लिया। तो आप जैसे ऐड वर्ड लिखते हो तो ऐड के लिए मान लो 20 लाइन लगती थी, 20 0 1 लगते थे, तो 20 0 1 लिख के ऐड से उसको कनेक्ट कर दिया, तो जैसे आप ऐड लिखते थे वो 20 वाली लाइन पे जाके एग्जीक्यूट करता था। तो लिखने का प्रोसेस आसान हो गया असेंबली लैंग्वेज। लेकिन इस लैंग्वेज के साथ भी प्रॉब्लम थी कि इसमें भी किसकी जरूरत पड़ती है आपको, हार्डवेयर की। ये दोनों लैंग्वेजेस के साथ आपको हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए, और दोनों ही लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट थे। मतलब जिस सिस्टम पे आप काम करेंगे उसी सिस्टम पे चलेगा, किसी और सिस्टम पे वो नहीं वर्क करेगा। आप बताओ ये बेनिफिट है क्या हमारे लिए। पर शुरुआत तो ऐसी हुई है ना, धीरे धीरे बड़ा है, आप तो बिल्कुल उसका रिफाइंड फॉर्म देख रहे हो कंप्यूटर अभी, पर शुरुआत ऐसे हुआ कि हार्डवेयर का बहुत बड़ा रोल होता था, जब तक अगर हार्डवेयर नहीं बनेगा ना तो प्रोग्रामिंग नहीं बनती थी। तो धीरे धीरे नई चीजें आती है हमारे पास ना, जैसे मान लीजिए 2 नंबर आपको ऐड करना, तो अगर आपको 2 नंबर ऐड करना है ना तो आपको 2 नंबर को ऐड करने का लॉजिक भी सोचना है, साथ में ये भी सीखना है कि हार्डवेयर में वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, इंटरनली कैसे क्या चलेगा। जैसे 2 नंबर्स को आपको ऐड करना है तो आप 2 नंबर्स को ऐड करने का कोड कैसे लिखेंगे, सिंपलेस्ट वे में अगर हम कोड लिखें मैथमेटिकल तरीके से,
तो देखिए आपने एक ए की वैल्यूज दे दी, एक बी की वैल्यूज दे दी, ए और बी को ऐड कर दिया, जो आंसर आया उसको आपने प्रिंट करा दिया। ये दो नंबर्स को ऐड करने का कोड हो गया हमारा, दिखते चलेगा बेटा। ए की वैल्यूज दे दी, बी की वैल्यूज दे दी, दोनों को ऐड कर दिया और जो रिजल्ट आया उसको हमने प्रिंट कर दिया। ये हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, ये हमारे हो गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही हम क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम कह रहे हैं। ये हमारे एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं ना, सिस्टमेटिक रहना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले ऐड कर दिया और फिर वैल्यूज बता रहे। तो एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शंस दिया, तो हमने ए को डिफाइन किया है ना, ए की वैल्यूज दिया, बी की वैल्यूज दिया, उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद जो आंसर आया उसको प्रिंट कर दिया। तो बाकी पूरा मैथमेटिकल तरीका है, एक प्रिंट वर्ड छोड़ के बाकी सब तो मैथ जैसा लिखा हमने। अब ये तो लिख दिया हमने, ये हमारा लॉजिक हो गया, ये तो हमने लिख दिया, इसको हम कह रहे हैं प्रोग्राम। आप बताओ इसको कंप्यूटर समझ सकते हैं क्या? इसको कंप्यूटर No, sir. Computer only knows binary language. हाँ, तो कंप्यूटर क्या समझते हैं, 0 1। तो अब समझना ध्यान से जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। पहले हम क्या करते थे, हम 0 1 में लिखते थे। अगर हम 0 1 में लिखते थे ना तो हमको बड़ी मुश्किल आती थी, क्योंकि 0 1 में लिखने के आदी नहीं है हम। उसको कंप्यूटर बड़ी आसानी से समझ जाता था। जो हम 0 1 में लिखते थे उसको कंप्यूटर समझ जाता था। हम जो है वो इस तरह लिखने के आदी हैं, हमको इस तरह का तरीका बनता है। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा ही लिखें, हम इस तरह से लिखें और इसको कंप्यूटर भी समझ जाए। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम कह रहे हैं प्रोग्राम, ये जो हमें उसी तरीके से लिख रहे हैं। और इसको समझने के लिए, इसको कंप्यूटर समझ जाए, इसके लिए हमने एक कंपाइलर बना लिया। सारा जो काम आसान हो गया ना, वो कंपाइलर के आने से काम आसान हो गया। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हम लिख रहे हैं उसको कंपाइलर क्या करता है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उन सारे इंस्ट्रक्शंस को मशीन कोड में बदल देता है, 0 1 के फॉर्म में बदल देता है। तो 0 1 को कंप्यूटर समझ जाते हैं। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको एक कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। अब आप बताओ बेटा, कंपाइलर की डेफिनेशंस क्या होगी? Compiler converts machine level language into computer understandable language. हाँ सही बोले बेटे, पर ये यूज है उसका ना, ये यूज है, ये सेकंड पार्ट है ना। कंपाइलर क्या है? ये काम हो गया कंपाइलर का, कि कंपाइलर क्या काम करते हैं कि जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो उन सारे इंस्ट्रक्शंस को मशीन में कन्वर्ट कर दिया। अब मशीन में कन्वर्ट कर दिया तो कंप्यूटर उसको समझ गया। पर ये है क्या? आंसर लिखा है स्क्रीन पे। सॉफ्टवेयर। हाँ, तो ये आप ना सेकंड वाला वर्ड कभी नहीं भूलते हो, जो आपने मेरे को डेफिनेशंस बताई है ना, वो डेफिनेशंस आपको हमेशा याद रहती है। क्यों? क्योंकि वो बार बार यूज होती है वो डेफिनेशन, इसलिए आपको वो डेफिनेशंस कभी ना मिस नहीं करते। तो कंपाइलर कुछ और नहीं है, कंपाइलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है मतलब एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। ट्रांसलेटर। हाँ बेटा, वापस बोलेंगे अनन्या? थोड़ी आवाज ब्रेक हुई थी आपके, अनन्या वापस बोलेंगे आप? हाँ, क्या डेफिनेशंस बताई थी? मैं ट्रांसलेटर कह रही थी। हाँ, आसान वर्ड में चलेगा, इंटरप्रेटर है ना, ट्रांसलेट है ना, ट्रांसलेट ही कर रहा है। ये भी जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। किस में ट्रांसलेट कर रहे हैं? मशीन कोड में ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, 0 1 में ट्रांसलेट कर रहे हैं ना। पर फर्स्ट वर्ड हमको क्या याद रखना है कि कंपाइलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो ऐसी लैंग्वेजेस, अब सुनिएगा ध्यान से, ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें सॉफ्टवेयर यूज होता है ना, उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। जिसमें हम ना, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, कंपाइलर यूज करते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जैसे कंपाइलर वर्ड आता है ना, तो एक वर्ड और आप यूज करते हो, इंटरप्रेटर ना। अब बताओ इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है? दोनों दोनों सॉफ्टवेयर है ना, कंपाइलर भी सॉफ्टवेयर होता है, इंटरप्रेटर भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, दोनों सॉफ्टवेयर ही हैं।
डिफरेंस क्या होगा दोनों में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है? इंटरप्रेटर जो है ना वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है ना उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, वो होता है इंटरप्रेटर। पहले ज्यादा यूज होता था इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहे हैं, जो आपने प्रोग्राम लिखा है ना उसको एक लाइन कन्वर्ट करेंगे, आंसर बताएंगे, फिर एक लाइन कन्वर्ट करेंगे, आपको आंसर बताएंगे। ये काम किसका होता है? इंटरप्रेटर का। जबकि कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है। जैसे अभी हमने दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिखा था ना, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ पूरा कन्वर्ट करेगा कंपाइलर। जबकि इंटरप्रेटर क्या होगा? एक लाइन कन्वर्ट करेगा, अगर मान लो उस लाइन पे एरर है ना तो उसके आगे का एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो अभी नई जो लैंग्वेज है उसमें आप बता सकते हो कि किसमें कंपाइलर यूज होता है और किसमें इंटरप्रेटर यूज होता है, क्योंकि ना आप अभी करंट वो सब पढ़ोगे, यूज करोगे आगे, किस किस लैंग्वेज में कंपाइलर यूज हो रहा है और किस लैंग्वेज में इंटरप्रेटर यूज हो रहा है। सी में क्या यूज होगा? सी में क्या यूज होगा सर हमारा? कंपाइलर कंपाइलर यूज होगा। इंटरप्रेटर किस में यूज होता है? सर पाइथन। So पाइथन। हाँ, Python. पाइथन जो है ना, पाइथन में क्या यूज होता है हमारा? इंटरप्रेटर यूज होता है। और ऐसे ही पहले है, पुरानी लैंग्वेज है जहाँ इंटरप्रेटर बहुत ज्यादा यूज होता था, वो था GW बेसिक्स करके, पहले स्कूलों में सिखाई जाती थी ना, ग्राफिक विंडो बेसिक, ये लैंग्वेज थी जिसमें इंटरप्रेटर यूज होता था। तो अभी मैक्सिमम जो लैंग्वेजेस हैं, मैक्सिमम लैंग्वेजेस में आपके क्या यूज होते हैं? कंपाइलर यूज होते हैं, कम में इंटरप्रेटर यूज होता है। तो आप पाइथन याद रखिए, आपके अभी नए के लिए। कंपाइलर। हाँ, पाइथन में क्या यूज होता है? इंटरप्रेटर। और C++ इसमें क्या यूज होता है आपका? कंपाइलर यूज होता है। तो अगर आपको सी सीखनी है तो आपको सी का क्या चाहिए? कंपाइलर चाहिए। आपको जो भी हाई लेवल लैंग्वेज सीखनी है, आपको उस लैंग्वेज का सबसे पहले क्या चाहिए होता है? कंपाइलर चाहिए। कंपाइलर चाहिए, नहीं तो इंटरप्रेटर चाहिए, तब तो उसे कन्वर्ट करेगा। आप तो अपने वर्ड्स में चीजों को लिख देते हैं, तो ये जो हमने अपने वर्ड्स में चीजें लिखी है, इसको कन्वर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है। तो सी सी हमें चाहिए, तो सी के लिए हमें सी का कंपाइलर चाहिए।